जब भी आप कोई एनालिसिस करते हैं, चाहे अपनी कुंडली का या किसी और का, या फिर एस्ट्रो कार्टोग्राफी का इस्तेमाल करके कोई जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ कुंडली के अंदर प्लेसमेंट्स के पैटर्न ना देखें, या फिर उस ग्रह के सिंगल प्लेसमेंट को ना देखें जिसकी दशा चल रही हो या कोई अहम ट्रांजिट हो, बल्कि आपको उन अलग अलग पैटर्न्स को भी देखना चाहिए जो आपको एक प्रैक्टिकल, एक साफ और एक बहुत सटीक प्रेडिक्शन करने में मदद करेंगे। हेलो और नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को, आपके दोस्त, ज्योतिषी और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। पिछले करीब 5 हफ्तों से मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हैं जिनमें समझाया है कि जंग कैसे बढ़ रही है, और ये भी बताया है कि ज्योतिषीय वजहें क्या हैं कि ये जंग एक खास तरीके से बढ़ रही है। और सिर्फ पिछले 5 हफ्तों में ही नहीं, मैं पिछले करीब 1 साल से ये प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ। असल में पिछले साल जून की 12 दिनों वाली जंग से भी पहले से। और अगर आप देखें तो मेरी तकरीबन सभी प्रेडिक्शंस अब तक सच हुई है। और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं जानता हूँ, उम्मीद है, उंगलियां क्रॉस किए हुए, कि मेरी ज्यादातर प्रेडिक्शंस आगे भी सच होंगी। मेरी प्रेडिक्शंस फिर से दोहराने के लिए ये थी कि IRGC सत्ता में बना रहेगा और वो नेतन्याहू और ट्रंप दोनों से ज्यादा चलेगा। दूसरा, मैंने ये भी कहा था कि इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान ट्रंप को होगा, IRGC या नेतन्याहू को नहीं। और मुझे उम्मीद नहीं कि ट्रंप और नेतन्याहू दोबारा सत्ता में आएंगे। ट्रंप या तो लेम डक प्रेसिडेंट बने रहेंगे या फिर हटा दिए जाएंगे, चांसेस बहुत ज्यादा है। जबकि नेतन्याहू के आगे चलकर सत्ता में न रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं उन प्रेडिक्शंस को वैसे ही रख रहा हूँ। अब कुछ बातें, क्योंकि कल इस्लामाबाद में एक मीटिंग होने वाली है और JD वेंस पहले ही रास्ते पर है और ईरानी भी कल वहां होंगे। कल के नतीजे से क्या उम्मीद की जा सकती है? तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ईरानी वो सब कुछ लेकर चलेंगे जो उन्होंने टेबल पर रखा है, यानी उनका 10 पॉइंट प्रोग्राम। तो वो यूरेनियम अपने पास रखेंगे और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रखने की क्षमता भी रखेंगे। थोड़ी बहुत लेन देन हो सकती है, जैसे सालों की संख्या या फिर टाइम पीरियड या इंस्पेक्शन के बारे में, मगर वो पूरी तरह से नहीं छोड़ेंगे। दूसरे, वो स्टेट का कंट्रोल भी शायद अपने पास रखेंगे, थोड़ी लेन देन के साथ, मगर वो उसे बरकरार रखेंगे और उसके जरिए वो अपने नुकसान की भरपाई के लिए पैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसा उन्होंने दावा किया है। तो ये 3 चीजें मुझे लगता है वो रखेंगे। प्रॉक्सीज पर वो थोड़े नर्म हो सकते हैं, जबकि प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना जारी रखेंगे, मगर वो इस पर जोर नहीं देंगे, और नहीं मैं देखता हूं कि अमेरिकी इस पर बहुत जोर दें। जबकि अमेरिकी इसराइल और नेतन्याहू को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, और ईरान एक मजबूत नॉन एग्रेशन पैक्ट पर जोर दे सकता है जिसमें मजबूत गारंटियां हों। तो ये 3-4 चीजें हैं जिनके साथ ईरान चला जाएगा, और अमेरिका इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। अमेरिका कहेगा, नहीं नहीं, देखो, हमें गारंटी मिल गई कि उनके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होगा, और हमारे पास एक मजबूत नॉन एग्रेशन पैक्ट है, तो वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे। बस हम यही चाहते थे ना? हम इसराइल और अपने रीजनल पार्टनर्स को बचाना चाहते थे। तो अगर बहुत मजबूत गारंटी है, बहुत मजबूत नॉन एग्रेशन पैक्ट है, तो ईरान कुछ नहीं कर सकता। अगर वो कुछ भी करेंगे तो हम वापस आकर उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो ये, मुझे लगता है, लगभग इन्हीं लाइनों पर आगे बढ़ेगा। अब अगर आपको याद हो तो करीब 4-5 दिन पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि 8 बजे शाम ईस्टर्न टाइम तक अगर हुर्मुज़ की स्टेट नहीं खुली तो एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। क्या हुआ? उन्हें पीछे हटना पड़ा क्योंकि उन्हें घरेलू सर्किट से बहुत आलोचना मिली। तो जियोपॉलिटिकल प्रेडिक्शन करते वक्त आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि सिर्फ ज्योतिषीय प्लेसमेंट्स न देखें, बल्कि देश काल पात्र को भी देखें, जैसा मैंने पहले भी समझाया है। देश यानी कि कौन सा प्रदेश है, कौन से मुल्क शामिल है। काल यानी कि वो समय या सूरत हाल जिसमें चीजें हो रही है। पात्र यानी कि कौन से खिलाड़ी शामिल है। तो जमीन पर क्या सूरत हाल है, क्या ट्रेंड्स है, क्या हो रहा है, आपको उसे अपने ज्योतिषीय प्लेसमेंट्स में शामिल करना होगा।
वरना आपकी प्रेडिक्शंस गलत हो सकती हैं अगर आप देश काल पात्र को फैक्टर न करें और लोग सिर्फ ज्योतिषीय प्लेसमेंट्स के साथ जाएं। तो अब एक चीज जो हुई वो ये कि जब ट्रंप को बहुत जोरदार विरोध झेलना पड़ा। दूसरी चीज जिस पर बहुत चर्चा नहीं हो रही वो ये कि उनके जनरल सिविलियन टारगेट्स पर हमला करने के उनके आदेशों को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये वॉर क्राइम्स हैं और उनके बहुत सारे जनरल्स ने इस्तीफा भी दे दिया था क्योंकि वो वॉर क्राइम्स में शामिल होने को तैयार नहीं थे। तो ट्रंप को घर पर भी आलोचना और विरोध झेलना पड़ रहा था, जैसे कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, पूरे ईरान को खत्म करेगा क्या ये न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करेगा? और जनरल्स मान नहीं रहे थे। तो अगर उसने 8 बजे की डेडलाइन मारी होती और कुछ नहीं किया होता तो लोग सोचते एक और धकोसला, खोखले वादे। तो उन्होंने क्या किया? वो पाकिस्तान गए और मदद मांगी। पाकिस्तानियों ने क्या किया? पाकिस्तानियों ने चीन से संपर्क किया ताकि ईरानियों पर डायलॉग के लिए राजी होने का दबाव डाला जाए। पाकिस्तान अकेले ईरानियों को टेबल पर नहीं ला सकता था। पाकिस्तानियों ने चीन से बात की, जिसे बाद में ट्रंप ने भी माना था जब उसने उनके पीस प्रोसेस की शुरुआत के बारे में ट्वीट किया। फिर चीन के लोगों ने ईरानियों से संपर्क किया और उन्हें आगे बढ़ने को कहा। चीनियों ने ऐसा क्यों किया? एक वजह ये थी कि चीन दुनिया की फैक्ट्री है। अगर दुनिया की इकोनॉमी कुछ और समय तक सहती रही तो मंदी आएगी, चीन को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो अब ईरान ने अमेरिका को काफी मार दिया है। चीन के हिसाब से ईरान ने सारे जीसीसी मुल्कों को भी काफी मार दिया है। तो अब वो शांत रहेंगे, वो रीजनल हेगमन के कंट्रोल में रहेंगे। अब ईरान का तेल उन्हें गारंटी के तौर पर मिलता रहेगा, बहुत सस्ते दामों पर बहता रहेगा, और चीन ईरान के जरिए जैसे अमेरिका इसराइल के जरिए कर पाया था उसी तरह रीजन को कंट्रोल कर पाएगा। अब चीन ईरान को इस्तेमाल करके रीजन पर मजबूत कंट्रोल कर पाएगा और अमेरिका को उसी के गियर से खेलकर पीछे धकेल दिया। तब कहीं जाकर ईरानी राजी हुए। मगर अब ईरान ड्राइविंग सीट पर है, क्योंकि क्या हुआ है मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इस जंग को तीसरे व्यक्ति के नजरिए से सच में समझते हैं या देखते हैं। अगर आप अमेरिकी हैं तो आप CNN और फॉक्स ही देखेंगे, उनमें से ज्यादातर अमेरिकी नैरेटिव के साथ जाएंगे। लेकिन तीसरे व्यक्ति का नैरेटिव देखना बहुत जरूरी है, जैसे सिंगापुर के चैनल, चीनी चैनल, यहाँ तक के इंडियन चैनल, वो क्या कह रहे थे, जमीन पर असल में क्या हो रहा है। एक हकीकत ये है कि मिसाइलें इतनी गहरी दबी हुई थीं। एक इलाका है, मुझे लगता है हार्ट्स या हैंड्स कुछ है, जहां मिसाइलें एक पहाड़ी के नीचे दबी थीं जो सबसे ऊंची नहीं थी। तो अमेरिकियों ने सोचा कि अगर इस जगह को मारेंगे तो मिसाइलें नष्ट हो जाएंगी, तो वो उस जगह पर मारते रहे। अब ज्यादा से ज्यादा वो कर पाए वो ये था कि उन सुरंगों के मुंह बंद कर दिए। मगर ईरानियों ने क्या किया, जैसे ही उस खास जगह पर मिसाइल गिरी जहां मिसाइलें जमीन के अंदर गहरी थीं, वो घंटों के अंदर मिसाइलों को निकालने में कामयाब हो गए और घंटों के अंदर उसी जगह से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें चलाकर अमेरिका को बता दिया, इससे कुछ नहीं होगा, तुम हमारी मिसाइल ताकत कम नहीं कर सकते। ये सारे चैनल, ये सारे एक्सपर्ट कह रहे थे ईरान की ताकत कम हुई। किस आधार पर? आपका डेटा कहाँ है? आपके पास डेटा होना चाहिए कि शुरू में ईरान के पास 4 जगहों पर 5000 मिसाइलें थीं। हमने ये 3 जगह तबाह कर दी, तो हम इस जगह पर 1500 मिसाइलें तबाह कर पाए। 900, तो अब उनके पास 90% मिसाइलें हैं। कोई डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बस कह रहे थे ईरान की ताकत कम हुई, उनके पास कुछ बचा ही नहीं, और ईरान उसी वक्त आपको मार रहा था। अभी कुछ दिन पहले भी ईरान ने कहा है कि उनके पास 15,000 मिसाइलें हैं, शायद इससे भी ज्यादा, और उनके पास 80 से 90,000 ड्रोन है। यही वजह है कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं और कह रहे हैं हम तुम्हें मिटा देंगे, कोशिश करके देख लो, पास आ जाओ। तो सिर्फ एक एनालिसिस के साथ जाने से काम नहीं चलेगा, आपको तीसरे व्यक्ति का नजरिया भी देखना होगा। अब अगर अमेरिका जंग जारी रखता है, अगर किसी वजह से बातचीत टूट जाती है, मैं उम्मीद कर रहा हूं और मान रहा हूं कि बातचीत नहीं टूटेगी, थोड़ी बहुत छद्म बॉक्सिंग हो सकती है। नहीं, हम ये शर्त नहीं मानते,
तुम ये शर्त नहीं मानते, फिर से जाकर बात करना, फिर से बैक चैनल्स के जरिए इधर उधर देना लेना करना। इस तरह की छद्म बॉक्सिंग कुछ और समय तक हो सकती है, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि महीना खत्म होने से पहले, असल में मैंने पहले ही कहा था कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक ज्यादा शांति हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई एस्ट्रोकार्टोग्राफी प्लेसमेंट या प्रेडिक्शन देखते हैं, मैंने पहले कहा था कि मैं ये प्रेडिक्शन क्यों कर पाया कि IRGC बना रहेगा, ईरान जीतेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली, जो सिंह लग्न है, में सूर्य शनि के साथ मीन राशि से गुजर रहा है। सूर्य 8वें भाव से गुजर रहा है, लग्नेश 8वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है, जबकि नेटल चार्ट में ये 10वें भाव में राहु के साथ है, जिसका मतलब है कि व्यक्ति की निजी महत्वाकांक्षाओं को बहुत बाधाएं आएंगी क्योंकि शनि भी 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। ट्रंप के लिए ये जंग जीतने का कोई रास्ता ही नहीं था और न ही वो अपनी मर्जी चला पाता। दूसरे, काल पुरुष कुंडली में मेष लग्न है और मेष राशि पूर्व को दिखाती है, और सूर्य अब कुछ ही दिनों में मीन राशि से निकलकर काल पुरुष कुंडली के लग्न में नीच राशि से ऊंचा होकर प्रवेश करेगा। तो सूर्य का लग्न में जाना यानी कि पूर्व नेता होगा, पूर्व चमकेगा या नेता के तौर पर उभरेगा। अमेरिका, इस्राइल और ईरान में सबसे पूर्व का देश कौन सा है? ईरान सबसे पूर्व का देश है और वो समय में भी अमेरिका और इस्राइल दोनों से बहुत आगे है। तो यही वजह है कि ईरान, कोई रास्ता नहीं कि ईरान ये जंग हारेगा। मैंने पहले कहा था, ये जंग चाहे कितनी भी लंबी चले, चाहे ईरान कितना भी खत्म होने के करीब आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो चलिए कुछ पैटर्न्स देखते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी ज्योतिषीय कुंडलियां हैं, जहां आप गुमराह हो सकते हैं अगर पैटर्न्स को सही से न पढ़ें। मिसाल के तौर पर, तुला लग्न वाले जातक के लिए, उदाहरण के तौर पर, 10वें भाव में बृहस्पति का नीच राशि से ऊंचा होना, एक्सल्टेशन, एक बहुत शानदार प्लेसमेंट होना चाहिए किसी बहुत योग्य व्यक्ति के लिए, एक बड़े गुरु होने के लिए, अच्छे नतीजे पाने की क्षमता में। मगर बृहस्पति क्या है? बृहस्पति तीसरे भाव का स्वामी है, तीसरा भाव प्रयास का घर है, तीसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में एक्सल्टेशन में जा रहा है, मगर तीसरे भाव का स्वामी प्रयास का घर है, यानी कि बिना ऊंचे प्रयास के आपको ऊंचे नतीजे नहीं मिलेंगे। दूसरे, शनि तीसरे भाव में बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में बैठा है, और शनि सेवा, मेहनत, नौकरी, लंबे समय तक धीरज रखने वाला ग्रह है। तो शनि का उस भाव में उस राशि में बैठना यानी कि बिना लंबे समय की मेहनत और धीरज के आपको ऊंचे नतीजे नहीं मिलेंगे। तो बस एक ग्रह के साथ मत जाइए और एक ग्रह के प्लेसमेंट को देखकर पैटर्न को न समझिए। पैटर्न का मतलब है 2 या 3 एनर्जी का एक साथ आना, न कि सिर्फ एक और मिसाल देखते हैं। अब उदाहरण के तौर पर जो मैंने ट्रंप के बारे में दिया था, केतु का लग्न से ट्रांजिट, राहु का 7वें भाव से ट्रांजिट, सूर्य का शनि के साथ 8वें भाव से ट्रांजिट और नेटल चार्ट में सूर्य और राहु का 10वें भाव में होना, यही वजह है कि बाधाएं आएंगी। और शनि अब ट्रांजिट करेगा, सूर्य अब कुछ दिनों में एक अग्नि राशि में ट्रांजिट करने वाला है, जिसकी वजह से सबसे पूर्व वाला देश ऊंची दृश्यता पाएगा। चलिए एक और देखते हैं, उसे भी ध्यान में रखते हुए। तो काल पुरुष कुंडली में, जैसा मैंने कहा, शनि अब 12वें भाव से ट्रांजिट कर रहा है, मगर वो गंडांत जोन से गुजर रहा है, यानी वो बहुत धीरे धीरे मीन राशि, जल राशि के आखिरी अंश में और फिर मेष राशि, अग्नि राशि के पहले अंश में जा रहा है। यही गंडांत है, जो एक अग्नि जोन है, जिसका मतलब है कि जंग के आखिरी दिनों में भारी तबाही हो सकती है, जो आप पहले से लेबनान में देख रहे हैं। हम पिछले 2 दिनों में जानते हैं कि क्या हुआ है। दरअसल पिछले 24 से 36 घंटों में भारी तबाही हुई है और मैं देख रहा हूं कि आगे भी कुछ हो सकता है। अब मैं नहीं देखता कि ये जंग यहीं खत्म हो जाएगी। मैं देखता हूं कि अमेरिका पीछे हट जाएगा और ये नॉन एग्रेशन पैक्ट्स करेगा। हालांकि इस्राइल रुकने वाला नहीं है। इस्राइल गाजा में और जमीन हथियाने की कोशिश करता रहेगा और ज्यादा। अगर आपको याद हो, इस बार की ईद की नमाज बस 15 दिन पहले, रमजान की ईद के बाद,
पिछले 67 सालों में पहली बार इसराइल ने अल अक्सा मस्जिद में ईद की नमाज की इजाज़त नहीं दी थी, जो डोम ऑफ द रॉक वाली पहाड़ी पर है, पहली बार। मगर उन्होंने कुछ दिन पहले क्या किया, जब उन्होंने देखा कि ईरान ड्राइविंग सीट पर है, तो उन्होंने नमाज दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी। अगर ईरान हार रहा होता तो उन्होंने नमाज पहले ही रोक दी होती, फिर उस पहाड़ी या डोम पर कोई नमाज नहीं होती, और ये मुसलमानों की किसी भी नमाज या मस्जिद या वहां कुछ भी रहने का खात्मा होता। ईरान उस पहाड़ी पर कब्जा कर लेता, और इसका मतलब होता तीसरे मंदिर के निर्माण की अवधि की शुरुआत, जो नहीं हुई। तो काल पुरुष कुंडली लग्न अग्नि राशि है, और अब सूर्य बहुत जल्दी उस काल पुरुष कुंडली के लग्न में प्रवेश कर रहा है। यही वजह है कि पूर्वी देश जीतेगा। सूर्य एक पूर्वी देश पर चमकेगा, मगर उन्हें अभी भी बहुत चोटें खानी पड़ सकती हैं, क्योंकि सूर्य गंडांत से गुजर रहा है। ईरान के अंततः जीतने से पहले मीटिंग एक पेशकश है, और मीटिंग ये भी हो सकती है, ईरान की घरेलू सूरत हाल सबसे अच्छी नहीं हो सकती। चाहे अगले 3-4-5 दिनों में बहुत जल्दी उनके बीच अमेरिका और ईरान युद्धविराम हो जाए, घरेलू सूरत हाल आसान नहीं होगी। इकोनॉमी आसान नहीं है, उनकी जिंदगी के तरीके को बहुत चोट लगी है, तो ईरान के बचने में अभी और समय लगेगा। चलिए कुछ और पैटर्न्स देखते हैं। अब मिसाल के तौर पर मिथुन लग्न वाला व्यक्ति और लग्नेश चौथे और 10वें भाव के स्वामी बुध का 10वें भाव में नीच होना बहुत ही बेकार केस लगता है। हालांकि मीन राशि में बुध क्रिएटिविटी के नजरिए से बहुत बुरा नहीं करता। बुध अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता खो देता है, मगर क्रिएटिव परिप्रेक्ष्य हासिल कर लेता है। तो जो लोग बहुत क्रिएटिव राइटर्स हैं, जो बहुत कल्पनाशील और हल्के राइटर्स हैं, जो उपन्यास लिखते हैं, व्लॉग लिखते हैं, उनके लिए ये प्लेसमेंट हो सकता है, और फिर भी वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, खासकर अगर बृहस्पति लग्न में जा रहा हो, या बृहस्पति 10वें भाव में बुध पर दृष्टि डालता हो नवांश या गोचर से, क्योंकि बृहस्पति मीन राशि 10वें भाव की राशि का स्वामी है, या बृहस्पति लग्न में हो, या बृहस्पति दूसरे भाव में नीच राशि से ऊंचा भी हो जाए। तो अपनी कुंडली के राहत देने वाले कारकों को भी देखें, पैटर्न्स देखें, ना कि सिर्फ एक प्लेसमेंट। और एक और मिसाल लेते हैं। ये मिसाल देखते हैं, वृषभ लग्न और आपका शुक्र लग्नेश भी है और छठे भाव का स्वामी भी है। शुक्र 11वें भाव में नीच राशि से ऊंचा है, तो आपके पास ऊंचा लग्नेश और ऊंचा छठा स्वामी है, तो बहुत अच्छा करना चाहिए। हालांकि मान लीजिए शनि 10वें भाव का स्वामी वृषभ राशि में लग्न में आ जाता है, जिसका मतलब है कि व्यक्ति अपने काम के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है, मगर क्योंकि 10वें भाव का स्वामी शनि लग्न में है, नतीजे धीरे आते हैं, लंबे समय की मेहनत और धीरज से बनते हैं। और वृषभ में शनि पैसा बहुत कम आता है, बहुत मेहनत के बाद, कई सालों के बाद फिर पैसा आता है। आपको पैटर्न्स को एक साथ आते हुए देखना है। तो अगर आपके पास ऐसे ही पैटर्न्स हैं जहां आप कुछ प्लेसमेंट्स में अटके हुए हैं, तो मुझसे जरूर संपर्क करें। ठीक है, आप अपने सवाल कमेंट्स बॉक्स में डालिए, देखते हैं कि मैं उसका जवाब दे पाता हूं या नहीं। चलिए, दिन खत्म करने से पहले एक और देख लेते हैं। ठीक है, ये वृश्चिक लग्न है और मंगल और सूर्य 10वें भाव में बैठे हैं। बहुत ही मजबूत प्लेसमेंट, बहुत ही ताकतवर प्लेसमेंट। हालांकि मंगल और सूर्य दोनों बहुत ही उच्च ऊर्जा वाले हैं। सूर्य 10वें भाव सिंह राशि का स्वामी भी है। ये उस व्यक्ति की ऊर्जा है जो बहुत अच्छा करेगा, मगर बहुत संघर्ष और बॉसों के साथ परेशानियों के बाद उन्हें तारीफ तो मिल सकती है, मगर पहचान नहीं, प्रमोशन, ज्यादा अधिकार, ज्यादा पैसा कॉर्नर ऑफिस के जरिए नहीं मिलेगी। हाँ, वो संघर्ष करेंगे। तो हाँ, ये बहुत संघर्षों वाला प्लेसमेंट है। कोई परेशानी नहीं, कोई रगड़ नहीं, मगर बॉसों की तरफ से बहुत असुरक्षा होती है इससे पहले कि आप अच्छे नतीजे पा सकें। तो हमेशा पैटर्न्स को देखो, बस सिंगल ग्रहों के प्लेसमेंट के साथ मत जाओ और ये मत मान लो कि ये सिंगल ग्रहों के प्लेसमेंट तुम्हें अच्छे नतीजे देंगे। अपने ग्रहों के प्लेसमेंट, पैटर्न्स और मौजूदा सूरत हाल में ट्रांजिट्स और दुनिया की सूरत हाल, इन सब के अलावा देश, काल, पात्र
को भी देखो। तो बिना ये देखे कि दुनिया की सूरत ए हाल क्या है, सिर्फ अपने ग्रहों के प्लेसमेंट के साथ जाने से अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और वीडियो के साथ किसी और समय तक, ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान। नमस्कार।